क्वेश्चन बनाता है और आपका प्री में भी बनता है, यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए यह अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय इस पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। कैसे ध्यान दिया है वह टीचर आपको केस भी बताया जाएगा और अनुच्छेद 142 से प्री में कैसे बना था, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन बना था। बिहार में पिछली बार काफी लोगों से इस पर क्वेश्चन बना था। तो सबसे पहले आपका बताया गया था कि जब भी अनुच्छेद 142 पढ़िए, कोरिलेट करके लिख लीजिए दोस्तों। पहले कोरिलेशन कुछ बताया गया था आपको, वो लिखना है पहले। जब भी अनुच्छेद 142 पढ़िए, सीपीसी की धारा 151 और सीआरपीसी की धारा 482 भी पढ़ना है। उसको अलग से लिखिए दो चार लाइन। सीपीसी की धारा 151 के तहत एक लाइन लिख लीजिए। सीपीसी की धारा 151 के तहत सभी सिविल न्यायालयों में अंतर्निहित शक्ति इनहेरेंट पावर कहा जाता है, या विभाग सहज शक्ति देता है। सहज शक्ति समाहित है। अंतर्निहित शक्ति या सहज शक्ति समाहित है। ये आपका सीपीसी में सभी केस जो पूछा जाता है सीपीसी में कि प्रदान की गई है कि निहित है, तो मनोहर लाल चोपड़ा लिख लीजिए। केस ये में आया था इस बार, मनोहर लाल चोपड़ा शेख हीरालाल वर्सेस आगे क्या भूल गए, शेख हीरालाल वर्सेस मनोहर लाल चोपड़ा। पहला वादी कौन है, प्रतिवादी थोड़ा बहुत अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन आप शेख हीरालाल का केस याद रखिए वर्सेस मनोहर लाल चोपड़ा। ये केस इस बार आपका यूपीजे में पूछा गया था। इसी बार शेख हीरालाल इतना तो याद रखेंगे, या मनोहर लाल चोपड़ा, जो भी शब्द है आपका 151 और इनहेरेंट पावर सभी सिविल न्यायालयों में क्या है, समान। सीआरपीसी में लिखिए भाई, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत, सीआरपीसी की धारा 482 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति केवल उच्च न्यायालयों में निहित है। अंतर्निहित शक्ति यानी कि इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति बिहार सहज शक्ति देता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अंतर्निहित शक्ति केवल उच्च न्यायालय में समाहित है। पहले कुछ सामान्य बातें दो चार और लिखिए। देखिए, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग सबके लिए लिखवा जा रहा है, चाहे सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, संविधान हो। ये बात, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वहाँ नहीं किया जा सकता, वहाँ नहीं किया जा सकता जहाँ किसी बात के बारे में, जहाँ किसी बात के बारे में कानून में स्पष्ट प्रावधान हो, जहाँ किसी बात के बारे में कानून में स्पष्ट प्रावधान हो, वहाँ नहीं होगा। तो कब होगा, जहाँ किसी के बारे में कोई प्रावधान न हो। ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 142 लिखिए। अनुच्छेद
अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय के लिए जो उचित हो कर सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय कंप्लीट जस्टिस, ये 2-3 लाइन छुटा लिख लीजिएगा, अभी लेक्चर नहीं चल रहा है। अभी 3-4 लाइन छोड़कर लिखिए, संविधान में रहेगा, उसके बाद लेक्चर चलेगा। अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय कंप्लीट जस्टिस या पूर्ण न्याय के लिए जो उचित हो कर सकता है। ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए कुछ भी करेगा, कौन सा अनुच्छेद है? तो एक ही अनुच्छेद बताइएगा, कौन सा? 142 पूर्ण जस्टिस यानी कि कंप्लीट जस्टिस के लिए भी मेरे हम तोड़ेंगे। अगला जो यूपीजे में क्वेश्चन बना था, अनुच्छेद 142 क्या क्या है उसको लिखिए। अनुच्छेद 142 अंतर्निहित शक्ति, लिखिए अगला लैंग्वेज, अंतर्निहित शक्ति, कामा दीजिए आनुषांगिक शक्ति, आनुषांगिक शक्ति, कामा दीजिए अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट, कामा दीजिए पूरक शक्ति, कामा दीजिए पूरक शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के लिए केवल है पूरक शक्ति, उपयुक्त सभी मार्ग का आना, ये यूपीजे का मॉडल है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 142 केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है ना, अनुच्छेद 142 जैसे लिखवाया गया तो केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए, याद रहे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अन्य होगा तो हम बताएंगे वहाँ। और जैसे सीपीसी, सीआरपीसी वो अलग अलग है, लेकिन ये अनुच्छेद केवल सुप्रीम कोर्ट। अब अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 142 से 142 इक्विटी पर आधारित है। इक्विटी यानी कि आपका लिख लीजिए अनुच्छेद 142 साम्य पर आधारित है, इक्विटी कहा जाता है। हो सकता है नया क्वेश्चन पूछते। अनुच्छेद 142 इक्विटी पर आधारित है। इक्विटी का मतलब लिखिए, बिहार में पूछा गया है गुड कंसेंस, ये पूछा गया बिहार में। आपका साम्य का मतलब क्या हुआ? तो शुद्ध अंतःकरण, गुड कंसेंस अंतःकरण, उसको लिखिए। इक्विटी का मतलब गुड कंसेंस यानी कि शुद्ध अंतःकरण। इसके बाद लिखिए जस्टिस, न्याय, कमा दे दीजिएगा न्याय, फिर प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस इत्यादि। एक और शब्द देखिए, समता लिखना था भाई, समता, बराबरी, समता, ये भी आपका इक्विटी में ही आएगा। फिर एक बार इसको समझिए। अनुच्छेद 142 इक्विटी का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इक्विटी का बिहार में पीछे एक बार पूछा गया, इक्विटी का मतलब क्या हुआ? तो गुड कंसेंस यानी कि जो अंतर आत्मा से बातें निकले, या प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, या जस्टिस करना, या समता लाना। अर्थात आपका उदाहरण भी बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट समता लाने के लिए किसी पक्षकार को अनुच्छेद 142 के तहत बिना मांगे भी आपका अधिकार प्रदान कर सकता है। इसमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखें, बिना मांगे भी क्या कर सकता है, अभी केस लिखवा जाएगा। जहाँ तक अनुच्छेद 142 की बात है, मैं सिद्धांत बताया था, सिद्धांत को याद रखिएगा, जूरिस कार्पस लिखिए। उच्चतम न्यायालय जूरिस कार्पस है, 21 अनुच्छेद में समाहित है, तो 142 मुख्य रूप से मानिए। लिखिए उच्चतम न्यायालय जूरिस कार्पस
यूरिस कार्पस को हिंदी में लिख लीजिए। विधि का शरीर, यूरिस यानी कीड़ा और कार्पस यानी कि बॉडी। उच्चतम न्यायालय विधि का शरीर है, यानी कि अर्थात लिखिए, अर्थात जो बातें कानून में नहीं लिखी गई है, अर्थात करके लिखिएगा। यूरिस कार्पस का मतलब क्या है? अर्थात जो बातें कानून में नहीं लिखी गई है उसके बारे में उच्चतम न्यायालय वह सब कुछ कर सकता है जो उसे उचित लगे। उच्चतम न्यायालय वह सब कुछ कर सकता है जो उसे उचित लगे। ये भी आपको अच्छे से तैयार रखना है। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 142, देखिए एक लाइन। वर्तमान समय में अनुच्छेद 142 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा तमाम मामलों में किया गया। वर्तमान समय में अनुच्छेद 142 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा तमाम मामलों में किया गया। यानी कि यूरिस कार्पस भी याद रखना। फिर एक बार समझा दिया, जब तक पेरेंट को तोड़ा जाए फिर 4-5 केस बताया जाए। मैं बताया था एक विधायिका चाहे कितना भी सोच ले, ये संभव ही नहीं है कि किसी कानून में सभी समस्याओं का समाधान कर। अतः न्यायालयों में ये बात समाहित है पहले से, क्योंकि न्यायालय विधि का शरीर होते हैं, यूरिस कार्पस होते हैं। अतः पहले से यह बात वेटेड है, निहित है, सहज है, अंतर्निहित है। इसमें निहित है न्यायालयों कि जो बातें कानून में नहीं लिखी गई है उन बातों के बारे में वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें उचित लगे। ये बस एक लाइन याद रखना है। अभी अर्नब गोस्वामी का मामला है और आपने देखा रिपब्लिक टीवी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया और लोगों के हित में दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है और इस राइट पर प्रहार नहीं किया जा सकता और सभी न्यायालयों का कर्तव्य और ये गंभीरता से ले कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न किया। और आपका सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन देखे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि जब हाई कोर्ट को 482 सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर है तो हाई कोर्ट क्यों मौन रह गया। ये आश्चर्य की बात है कि हाई कोर्ट ने अपनी सहशक्ति का प्रयोग इस मामले में नहीं किया। भाई कहीं उपचार नहीं है तो आपका कहाँ जाएगा मामला क्रिमिनल में 482 में। और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 142 बनाए स्पेशल। देखिए शुरुआती दौर में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 पर ध्यान नहीं देता, तो कब से ध्यान देना शुरू किया इतिहास पहले समझिए। जब आपका भोपाल गैस कांड हुआ, यानी कि जब आपका भोपाल में आप जानते हैं कि भोपाल गैस कांड होता है और भोपाल गैस कांड में तमाम लोग मारे जाते हैं जहरीली गैस के कारण और तमाम विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। आज भी वहाँ कुछ न कुछ असर है, भले हर एक उपाय किया गया वो अलग बात। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई आपका जो पीड़ित पक्षकार है उनको तो न्याय ही नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ न कुछ किया जाए। तब उसने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया किस अनुच्छेद पर, आपका 142, और आपका केस आया भोपाल गैस कांड के कुछ समय बाद ही दिल्ली में एक कांड हुआ, वहाँ भी गैस का रिसाव हुआ, एक अधिवक्ता साहब की मृत्यु हो गई और तमाम लोग पीड़ित।
तो MC मेहता यानी कि महेश चंद्र मेहता ने उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत PIL दायर किया। किसने किया? MC मेहता ने। और ये कहा कि हजूर ऐसे ही लोग मरते रहेंगे दुर्घटनाओं से, गैस लीकेज से, आप कुछ तो करिए ताकि पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके। और आपका जानते भी हैं कि कठोर दायित्व का सिद्धांत इसके पहले था, लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे और गैस कंपनियां उस अपवाद का क्या ले लेती थी? बचा। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम आपका 1987 ईस्वी में अनुच्छेद 142 को सरसरी तौर पर पढ़ा, उसकी व्याख्या की और जो अधिकार कहीं नहीं थे उन धीरे धीरे सबको कहां समाहित करने लगा सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 142। और बस एक लाइन आपका कि हम पूर्ण न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि पक्षकारों के बीच क्या हो, न्याय हो, इसके लिए हम जो उचित हो सो करेंगे। तो पहला टेस्ट लिख लीजिए। टेस्ट आपका कई बार में चलेगा भाई, पहले इसकी सीमा बता दीजिए। केस लिखिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूरा नाम है महेश चंद्र मेहता वर्सेस भारत संघ। PIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। बिहार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। PIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए आत्यांतिक दायित्व, बिहार के लिए याद रखिए, आत्यांतिक आप लिखिए पूर्व कहा जाता है भाई। आप लिख करके 3-4 नाम लिखिए। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी, हिंदी में आत्यांतिक दायित्व या पूर्व दायित्व, या आप लिख करके लिखिए बिना किसी बचाव के दायित्व, यानी कि प्रतिवादी को कोई बचाव लाभ करे, कोई माने सुनवाई नहीं हो, दायी होगा, या बिना बचाव के दायित्व क्वेश्चन में मना है कि किस अपकृत्य में कोई बचाव मान्य नहीं, तो आप कौन दायित्व बोलेंगे? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बिना बचाव के दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। का सिद्धांत अगला शब्द इसी में लिखिए, का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब जज का नाम पूछा जाता है, बिहार भी यूपी भी बना चुका है, किस जज ने इस केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आपका जवाब रहेगा PN भगवती। लिखिए जस्टिस PN भगवती ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक क्वेश्चन और आपका बिहार में पूछ सकता है कि MC मेहता का नियम क्या है? तो इसी को MC मेहता का नियम भी कहते हैं, याद रखिए। MC मेहता का नियम क्या है? अब इसको समझ लीजिए, तब एक करके मैं लिखता है 142। देखिए उच्चतम न्यायालय में MC मेहता ने यानी कि महेश चंद्र मेहता ने लोकहितवाद दायर किया और मांग की कि हजूर कंपनी से लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए, और तत्पश्चात कंपनी कह रही थी कि मैं पूरी सावधानी बरता हूँ, तो सब कुछ सही था, फिर भी गैस लीक हो गई, अतः हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं। जो इंग्लैंड में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी,
उसमें ये था कि भले प्रतिवादी की कोई उपेक्षा न हो, फिर भी प्रतिवादी जिम्मेदार होता था, मुआवजा उससे वसूलते थे। लेकिन 5-6 उसमें एक्सेप्शन आ गए और प्रतिवादी क्या करने लगे कि अपने बचाव को अपवादों में सेट कर देते थे, कठोर दायित्व के, और मुआवजा ही नहीं देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंग्लैंड के पुरातन नियम को मानने से क्या करते हैं इनका, और अनुच्छेद 142 के तहत इनहेरेंट पावर का सहारा लेकर भारत के लिए अपकृत्य में हम नया सिद्धांत बनाते हैं। कौन सा सिद्धांत? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। चाहे प्रतिवादी दोषी हो या न हो, चाहे वह उपेक्षा करता हो या न हो, कोई बचाव नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ तक कि एक कामगार यानी कि दैवकृत यानी कि प्राकृतिक घटना के कारण ये घटना हो गई, ये भी बचाव नहीं। तो इस अपकृत्य में कोई बचाव उपलब्ध नहीं है, तो क्या मारेंगे? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक और याद रखिए, अपकृत्य पढ़ा जाएगा तब भी, लेकिन एक और दिमाग में रखना है। अपकृत्य विधि का विकास न्यायालयों के निर्णयों द्वारा, और इतना सुस्त विकास हुआ कि मैं बता दूं, आजादी के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय ने केवल एक नया अपकृत्य बनाया, वह एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो कितना विकास होगा आप सोच सकते हैं। यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक अपकृत्य से किया नया, कौन सा? पूर्व दायित्व। दूसरा केस लिखिए भाई, दूसरा केस आपका देखा यार, अयोध्या मामला। ये ऐसे लिखिए, अयोध्या मामला कैसी बताना है। जहाँ तक अयोध्या मामले की बात है, आपका ये बिहार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये बना था कि आखिर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मुस्लिम पक्षकारों को बिना मांगे ही 5 एकड़ जमीन दे दी, तो ये पूछा गया कि क्यों दी? तो आपका जवाब रहेगा कि उच्चतम न्यायालय केवल विधि का ही न्यायालय नहीं है, बल्कि न्याय का भी न्यायालय। और अनुच्छेद 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूर्ण न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय बिना मांगे भी किसी पक्षकार को उपचार देने की क्या रखता है? यानी कि केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक क्या जाना चाहिए मैसेज कि न्याय हुआ है, और दोनों पक्षकारों की समता के लिए बिना मांगे। देखिएगा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख है, हम अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए 5 एकड़ देने का क्या देते हैं? आदेश। इन्हें 5 एकड़ दिया जाए। तो लिखिए भाई, इसमें क्या लिखना है? देखिए, उच्चतम न्यायालय बिना मांगे भी किसी व्यक्ति को उपचार दे सकता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कौन सा? आपका कह सकते हैं कि अयोध्या मामला। अगला केस लिखिए, अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक रूपा हुर्रा। ये लीडिंग केस है, ये सबसे महत्वपूर्ण केस चल रहा है। अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक रूपा हुर्रा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ज्यादा पूछा गया है। अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक रूपा हुर्रा, EIR 2002 सुप्रीम कोर्ट, EIR 2002 सुप्रीम कोर्ट। आपका इस वाद में लिख लीजिए, तब समझा जाए। इस वाद में क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन, 4-5 लाइन पहले लिखिए, तब समझा जाए। इस वाद में क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन का सिद्धांत
प्रतिपादित किया गया। इसको हिंदी में भी आपका यूपीजे और तमाम पूछा जा रहा है। पिछली बार यूपीजे में जो पूछा गया था सुधारात्मक उपचार, तो भाई रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक पूछ लिया था यूपीजे। बिहार में पूछा जाता है वो अलग शब्द लिखता है। दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्यूरेटिव या रिफॉर्मेटिव। जैसे ही आए तो कौन केस देखेंगे, हुर्रा, आपका हुर्रा का केस देखेंगे। देखिए आपका हिंदी वर्जन पहले लिखवा दिया जाए, क्योंकि यूपी बिहार हर एक राज्य अलग अलग हिंदी में दे रहा है। इसका हिंदी लिखिए, दो सहारी, सब लिख लीजिए। तो दो सहारी आपका हिंदी चार पांच लिखिए ना हो तो भाई नोट्स में वैसे लिख लीजिए, अलग से सही रहेगा। दो सहारी आज का दिन तब भी ठीक है, ये बिहार में मना है। यूपी ने आरोग्यकारी आज का, आरोग्यकारी, आरोग्यकारी। अगला लिखिए निरोगकारी, निरोगकारी। उपचारात्मक याचिका, आपली करके लिखे, उपचारात्मक याचिका, सुधारात्मक याचिका, सुधारात्मक याचिका। दो सहारी बनाए हैं बिना निरोगकारी, आरोग्यकारी हो गया ना। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, हिंदी में आपका सही नहीं होगा। पारितोषी में लिखिए, पारितोषी आजकल लिखिए, क्या क्या नाम, पारितोषी। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, हिंदी में आपका भ्रम में आ जाएंगे। पारितोषी याचिका लिखिए। इंग्लिश वर्जन देखिएगा, क्यूरेटिव या रिफॉर्मेटिव, दोनों में से कोई एक। हिंदी वर्जन जैसे ही आए ना समझना, इंग्लिश वर्जन सही। अब आपका देखिए, आपका कहाँ कहाँ बिहार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना, तब इसको समझाया जाए। देखिए आपका दो सहारी याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो आपका जवाब रहेगा केवल उच्चतम न्यायालय में। लिखिए क्यूरेटिव, इंग्लिश में क्यूरेटिव पिटीशन केवल उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। अनुच्छेद 32 के क्यूरेटिव पिटीशन केवल उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है, अनुच्छेद 32 के तहत। फिर पूछा जाता है कि लिख लेना, अनुच्छेद 32 के तहत। फिर पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति का आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो 142। देखिए उत्पत्ति का आधार अनुच्छेद 142 है, 142। देखिए भाई नेट वोट पर आपका हो सकता है इधर उधर मिले, तो लोग दिखा रहे हैं। नेट का ज्ञान नेट तक ही रखिए, मैं बता दूं। नेट का ज्ञान न तो हाई कोर्ट मांग रहा है न सुप्रीम कोर्ट। अभी आप खोजिएगा 2-3 और में, आप जो लोग खोलते हैं नेट पर वहाँ 2-3 और सर्च करिएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, जो आप लोग को बता नहीं गया है उससे। तो संविधान सभा में नेट पर देखेंगे तो 13 और वास्तव में 15। हाई कोर्ट में विवाद आया और कितना माना हाई कोर्ट में। और नेट पर आप सर्च करिएगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। दूसरा क्वेश्चन आपका माने प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, इसमें भी नेट पर कुछ और दिया है। अगर के उसी आधार पर चले गए हाई कोर्ट, तब तक आयोग ने पूरा प्रपत्र ही पेश कर दिया अंग्रेजों के जमाने का, ये देखिए, और आयोग जीत गया। यानी कि आयोग जीत गया और लौटके नेट के ज्ञान से क्या हुए, हार गए। तो देखिए मैं बता दूं, जो इंटरनेट पर आप लोग सर्च करते हैं गूगल से,
हम ही आप जैसे लोग इसमें अपलोड करते हैं। हम ही आप जैसे जो एक्सपर्ट बैठे हैं उसका पैसा मिलता है, अपलोड करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो वही आता है। तो ये जरूरी थोड़ा है कि हम आप लोग सब कुछ जानते हैं और अपलोड कर रहे हैं। इसमें गलती हो सकती है, इसमें शक नहीं, मैं बता दूं। तो कि हम ही आप जैसे लोग जो एक्सपर्ट हैं लाके आपका वो गूगल वाला क्या किया है, रखा है, पैसा देता है अपलोडिंग का, और हम ही लोग बताते हैं तभी अपलोड करता है। तो गलती हो सकती है। अनुच्छेद 142 में भी यही है, देखेंगे क्यूरेटिव पिटीशन 137 बताया, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि अनुच्छेद 142 से ये उत्पन्न हुआ और बिहार आयोग पिछली बार को ये क्वेश्चन बना। तो क्यूरेटिव पिटीशन है क्या, अब ये समझिए। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए आपका कम से कम 2 अनुच्छेद है। एक और लाइन लिखिए इसको, इसका दूसरा में दूसरी भाषा में लिखिए। निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, इसको ये भी कहा जाता है। देखिए छूट गया, निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, रिव्यू का रिव्यू, इसको कहा जाता है। अब ध्यान से समझ लीजिए इसमें क्या हुआ। देखिए भाई, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 दोनों अभी देखिए, पेरेंट अभी शुरू नहीं हुआ, अभी इधर उधर से इसको बताया जा रहा है और अभी 3-4 और बताएंगे, तब पेरेंट शुरू। अनुच्छेद 137 मैं बता चुका हूँ। देखिए क्या है, अगर उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले में, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो या कोई भी मामला, अगर एक बार फैसला सुना दिया तो अनुच्छेद